नमस्कार। आज हमारे बीच उमा कला मैडम जो हैं अटल आवासीय विद्यालय में अंग्रेजी की जो है प्रवक्ता हैं और अपनी अनोखी शैली विनम्रता मानो ऐसे लगती है जैसे इन्हें धरोहर में मिली है और बहुत ही विनम्रता के साथ बच्चों के पठन पाठन का जो कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है वह मैंने खुद भी अपनी स्वयं की आंखों से देखा है और बड़ा ही विरल लगता है। बड़ा अच्छा अनुभव होता है इनकी कक्षा में। मानो ऐसा लगता है कि एक पल के लिए वक्त थम जाए और हम भी जो है विद्यार्थी बन के इनका जो पाठन का जो तरीका है उसका आनंद उठाएं। तो नमस्ते मैडम। हाँ, नमस्ते अभिषेक जी, धन्यवाद। तो मैडम मेरा तो आपसे सीधा एक ही सवाल है कि जो ये विनम्रता है इसका क्या राज है? आखिर आप इतनी विनम्रता से जो बच्चों से आपका बातचीत का तरीका है वो बड़ा ही जो है आकर्षक लगता है। तो ये मतलब ये कहाँ से जो है आपने अपने अंदर विकसित किया ये गुण? हर प्रत्येक अध्यापक के अंदर ये गुण होना बेहद जरूरी है, बताएं। अभिषेक जी, ये तो क्वालिटीज़ कुछ इनबॉर्न होती हैं जी। और दूसरा हम ऐसे प्रोफेशन में हैं कि अगर हम विनम्र नहीं होंगे जी। तो कोई भी बच्चा हमारे तक पहुंचने की हिम्मत नहीं करेगा। बहुत बढ़िया। तो सभी बच्चों को हम तक एक्सेस हो इसलिए थोड़ा विनम्र होना पड़ता है। और दूसरी बात ये है कि ये एक नेचुरल गुण होता है जी। इसको हम ट्रेनिंग के द्वारा हम इसे डेवलप तो कर सकते हैं जी। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि ज़्यादा ये नेचुरल हाँ, है। मैं आपका जो आप जो कहना चाह रहे हैं एक से बोल सकते हैं नैसर्गिक प्रतिभा। हाँ जी, ये natural प्रतिभा जो inborn। जन्मजात व्यक्ति लेकर पैदा होता है, चीज़ें बढ़ाई जा सकती हैं घटाई जा सकती हैं लेकिन जो चीज़ जन्मजात है उसे नहीं बदला जा और सकता। इसमें सबसे बड़ी बात ना ये होता है कि जो पेरेंट्स की जो शिक्षा होती है, जी, क्योंकि जी। हम उस समय के लोग हैं जब ये सिखाया जाता था लड़कियों को कि आपको विनम्र रहना है और हमेशा हम ये सोचते आए हैं कि लड़कियों को दूसरे घर जाना है। जी, जी, तो जी। विनम्र होना लड़कियों का पहला गुण होना जी। चाहिए। तो इसी तरह से ये इस तरह से हमें पेरेंट्स द्वारा जो है ये ट्रेनिंग दी गई है और उसका लाभ आपने उठाया। अच्छा, तो आगे बात बढ़ाते हुए मैं आपसे एक चीज़ और आप मुझे ये बताएं, आज के समय में लड़कियों में जो है एक परिवर्तन देखा गया है। मैं एक बिंदु पर आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूँ। एक होता है परिधान चयन, इसे बोलते हैं ड्रेसिंग सेंस। इस पर हमारे देश में काफ़ी तर्क वितर्क होते रहते हैं, लड़कियों को क्या पहने क्या ना पहने। बतौर महिला, चूँकि आप वर्तमान में आप ऐसे समझिए कि आप जो है इस यहाँ पे बातचीत में नारी समाज का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि लड़कियाँ क्या पहने और क्या ना पहने। आपके हिसाब से जो है इसका कोई मानक है या फिर मतलब कुछ भी पहन लेने की आज़ादी जो है दी जानी चाहिए? भाई देखिए, परिधान जो है जी। वो इंसान का अपना एक व्यक्तिगत चयन है जी। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी, क्योंकि मैं तो उस समय की हूँ जब इस चीज़ पे बहुत ध्यान दिया जाता था। जी। फिर भी मैं ये कहूँगी कि शालीन वस्त्रों का चयन होना चाहिए। बहुत बढ़िया बात लड़कियों के आपने लिए। शब्द चयन किया कि शालीन ड्रेसिंग सेंस, परिधान ऐसे होने चाहिए जो देखने वाला भी कुछ सहज महसूस करे। हाँ जी। जी, जी। और ये जो आजकल का जो परिवेश है जी। उसमें ज़्यादातर बच्चे क्या हैं कि वो फिल्मों से प्रेरित होते हैं। जी, जी। और हमारा आज जो वातावरण है वो ऐसा है, मोबाइल है, जी। नेट है जी। और ये सारी चीज़ें उनको ये सारा मतलब उपभोक्तावाद का जो है ये समय है। जी, जी। तो उनको तो पैसा कमाना है। जी। पर ये मैं सोचती हूँ कि थोड़ा परिधान में शालीनता तो होनी ही चाहिए। और बड़ा अच्छा बिंदु आपने जो है उठाया कि शालीन वस्त्र, ये और आपने ये उनके ऊपर छोड़ दिया कि वे किस तरीके से जो है पहनने वाला निर्धारित करता है। शालीनता वस्त्रों में होनी बेहद आवश्यक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा नारी के संदर्भ में, मेरा आज फोकस उसी तरफ है थोड़ा सा। ये कहते हैं हाय अबला तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध आँखों में है पानी। जी हाँ, बड़ी चर्चित जो है ये पंक्तियाँ रही हैं। तो क्या आप मानते हैं कि नारियाँ अबला हैं? मैं बिल्कुल नहीं मानती कि नारी अबला है। जी। क्योंकि मैं तो ये मानती हूँ कि
जो नारी है जी। वही दो घरों की इज्जत जिसे बोलते हैं वो जी। नारी ही है, जी। और परिवार को बनाने वाली नारी है, जी। समाज को आगे ले जाने वाली नारी है। वो अबला है ये मैं बिल्कुल नहीं बहुत मानती बढ़िया बात हूँ। आपने कही कि समाज को आप प्रतिनिधित्व कर दो दो परिवारों को आगे बढ़ाने वाली और जो नारी। धैर्य धैर्य की एक अनुपम कृति इस हाँ बार चीज देखिए, जो धैर्य मैं भी मानता हूँ, जो धैर्य नारी के अंदर मिलता है वो पुरुषों के अंदर होना, हाँ, धैर्य भी और त्याग भी। त्याग भी, त्याग बहुत सही भी बात। नारी में, त्याग, धैर्य, करुणा, करुणा, ये तीनों चीजें तीनों नारी चीजें। में जन्मजात होती हैं। तो आपका विरोधाभास है कि आप नारियों को अबला जो है। बिल्कुल अबला मैं नहीं मानती हूँ, रादर मैं तो ये मानती हूँ जी। कि पुरुषों को भी बहुत प्रेरित करती हैं नारियाँ। जी, जी, जी। बिल्कुल, क्योंकि एक बच्चे को नारी पालती है। जी। बच्चे को जब वो बच्चा जब एक पुरुष बनता है जी। तो वो नारी ही उसके पीछे होती है, उसमें उसे कौन से गुण डेवलप करने हैं जी। ये नारी ही करती है। बहुत ही अच्छी बात कही आपने। अब यहाँ एक बात हम अध्यापक बिंदु पे लाते हैं। हमने अक्सर ये देखा है कि एक पुरुष अध्यापक और एक महिला अध्यापक दोनों की कक्षाओं में जब हम देखते हैं तो एक अंतर सहर्ष मिलता है। प्रकृति द्वारा मानिए या कैसे भी मानिए, महिलाओं की या नारियों की जो कक्षाएं होती हैं उसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा सजीवता, ज़्यादा अपनापन, ज़्यादा अच्छा माहौल पाया जाता है, जबकि जो पुरुषों की कक्षाएं होती हैं उनमें ज़्यादा अनुशासन, कुछ शक्तियाँ, बच्चे स्वाभाविक रूप से अपनी बातें नहीं रख पाते। ये तो देखिए, ये तो मैंने पहले ही कहा है कि नारी जो है जी। एक तो त्याग, करुणा, जैसा कि आपने भी कहा कि करुणा की प्रतिमूर्ति होती है नारी, तो वो बिल्कुल एकदम नेचुरल होता है। नारी जो है वो दूसरा जो सामने वाला है उसको अपनी बात कहने का एक मौका देती है, उसमें मातृत्व होता है। जी, जी। नारी में जो है दूसरा जो सामने वाला है वो उस चीज़ को, उस मातृत्व को फील करे। और आदमी का फोकस क्या होता है क्लास के अंदर? डिसिप्लिन, अनुशासन। तो और बच्चा जबकि सीखता है तो वो बिल्कुल फ्री माहौल में, एकदम स्वतंत्र माहौल में सीखना चाहता है, और नारी उसको वो एक्सेस देती है। बहुत अच्छी बात की आपने, और ये बात मुझे अच्छी लगी। अच्छा, मुझे याद आता है एक मशहूर जो है कवियत्री रही हैं, नारी के संदर्भ में वे लिखते हैं, आपने बड़ी अच्छी पंक्तियाँ लिखी कि लहर जैसी चपलता तो मुझ में भी है। किसी पुरुष ने जब थोड़ा धिक्कार के भाव से महिला को कहा तो महिला जवाब दे रही है। अच्छा। कह रही है कि लहर जैसी चपलता तो मुझ में भी है, अन कही एक विकलता तो मुझ में भी है, और मैं नदी हूँ किनारों में सिमटी मगर एक समंदर मचलता तो मुझ में भी है। हाँ जी। और हर किसी की तपन तिसनगी के लिए एक नेमत हुई जिंदगी के लिए, हर नदी उम्र भर उसकी खातिर चली, कब समंदर चला है नदी के लिए। तो ये जो त्याग का जो रूप है इन पंक्तियों में जो है कवियत्री ने प्रस्तुत करने की कोशिश की है, और हम भी स्वाभाविक इसे मानते हैं। अच्छा, अब आप मुझे एक बताइए, एक बड़ा बिंदु है अपने समय के परिवेश में छात्रगत जीवन। अब यहाँ पुरुष महिला उसी सब हम छोड़ देते हैं। छात्रत्व जीवन में आपके समय में जो कक्षा का अनुशासन रहता था, जो बच्चों में जिज्ञासा होती थी, बच्चों के अंदर जो अध्यापकों का प्रेम होता था, उसमें आज के समय में क्या परिवर्तन देखते हैं? अरे वो तो बहुत बड़ा परिवर्तन है। जब हम पढ़े हैं तो उसमें डेस्पोटिक काइंड ऑफ डिसिप्लिन होता था जी। हम इतना टीचर से डरते थे जी। कि हम अपनी बात बोल ही नहीं पाते थे। जी, जी। हम एक सेकंड को अगर लेट हो गए जी। कक्षा में तो हमारी तो हिम्मत नहीं होती थी कक्षा के अंदर जाने की। जी। और कभी हमने, मतलब मैं कहूँगी उस समय ये एक नुकसान ही था जी। कि बच्चा अपनी बात नहीं रख पाता था। जी। बहुत ही डिसिप्लिन और डर के रहता था, जिससे उसका जो विकास है पूरा वो नहीं हो पाता था, ये ऐसा मुझे लगता है। जी। जी। और अब आप क्या परिवर्तन देखते हैं? अब क्या हो रहा है? आजकल तो क्या है कि टीचर को ज़्यादा सहनशील होना है, टीचर को ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड होना है, हर तरह के बच्चे को हर उसकी प्रतिभा के हिसाब से, उसकी आदतों के हिसाब से टीचर को वैसा व्यवहार करना पड़ता है। टीचर को जो है थोड़ा सा सामंजस्य परिस्थिति के हिसाब से बनाना होता है। और उस समय ऐसा हुआ करता था, बहुत सारे निजी कमेंट उस समय अध्यापक कर दिया करते थे, लेकिन कोई इशू नहीं था।
हाँ। ऐसा कोई आत्मसम्मान की वो भावना बच्चों में उस समय सीखते दौर में नहीं दिखाई देती थी। अब हम क्या देखते हैं, कक्षा 6, 7, 8 छोटे बच्चों को भी हम देखते हैं, उनके अंदर भी एक ईगो है। हाँ। वे भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट हाँ, चाहते हैं। हाँ। आप उन्हें ज्यादा कर्कश या कटु शब्दों में अपनी बात नहीं कह सकते, वर्तमान में भी उसका विरोधाभास कर देते हैं, और ये यही पठन पाठन की उसमें एक बड़ी समस्या के रूप में चिन्हित भी हुआ है। अच्छा, अब आप थोड़ा सा अपना जहाँ जहाँ आपने कार्य किया और थोड़ा सा जो है उसके बारे में एक संक्षिप्त विवरण देगी, आपकी सर्विस कब आपका सिलेक्शन हुआ, किस किस पद पर आपने जो है कार्य किया। देखिए, वैसे तो मैंने अपना देहरादून से शिक्षा मैंने ली है अपनी पूरी। जी। मैं हमेशा शुरू से आखिर तक गर्ल्स कॉलेज में ही पढ़ी हूँ। जी। मैंने बीएड भी गर्ल्स कॉलेज से ही किया है। जी। उसके बाद मैं सबसे पहले जो मैंने टीचिंग अपनी शुरू की वो मैंने मसूरी से एक इंटरनेशनल स्कूल से शुरू की। जी। फिर उसके 2 साल पढ़ाने के बाद मेरी शादी हो गई और मैं दिल्ली आ गई। जी। फिर वहाँ मैंने कुछ साल घर पे रह करके अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के बाद जी। मैंने नवोदय विद्यालय में अप्लाई किया। जी। क्योंकि मेरे हस्बैंड नवोदय विद्यालय में थे। जी। जी। तो मैंने भी फिर अप्लाई किया तो मेरा सिलेक्शन हो गया। कितनी आयु रही होगी आपकी लगभग उस दौरान? जब मैंने ज्वाइन किया, जी। जब ज्वाइन किया जी। जी। दोबारा, तो मेरे दोनों बच्चे हो चुके थे। मैंने बताया कि मैं अपनी पूरी पारिवारिक जिम्मेदारियों के बाद ही मैंने ज्वाइन किया। बहुत अच्छा। तो उस समय मेरी उम्र रही होगी लगभग 29 ईयर्स। जी। जी। तो उसके बाद सबसे पहले जो मेरा सिलेक्शन हुआ वो टीजीटी दिल्ली में हुआ, जी। टीजीटी के पद पर। फिर 3 साल टीजीटी रहने के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया पीजीटी के लिए। झज्जर एक जगह है हरियाणा में। जी। वहाँ पर मैंने 4 साल काम किया। जी। फिर वापस मैं दिल्ली आ गई। जी। फिर वहाँ पे मैंने लगभग 27 ईयर्स तक मैंने 27 वर्ष। हाँ जी। पीजीटी का काम किया। पीजीटी पे काम किया। फिर उसके बाद रिटायर हो गई। जी। और फिर रही दिल्ली में ही हूँ। जी। जी। और फिर अब 2 साल घर रहने के बाद फिर वही पारिवारिक जिम्मेदारियां, अपनी बेटे की शादी, बेटी की शादी। जी। जी। उसके बाद अब मैंने ये अटल ज्वाइन कर लिया। बहुत अच्छा, मतलब एक तरीके से प्रेरणा का प्रतीक हैं अपनी जिम्मेदारियां, और उन जिम्मेदारियों के साथ अपना पठन पाठन, और ऐसे में फिर एक नौकरी की प्राप्ति, और दोनों चीज़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक रोजगार की तरह से अध्यापन को नहीं देख सकते। नहीं, अध्यापन एक समाज बिल्कुल की सेवा है। बिल्कुल। और आप अपने अंदर के जो गुण हैं, जो हमने सीखा है, उस ज्ञान को आपने बहुत सारे बच्चों को दिया होगा, लाभान्वित किया होगा। अच्छा, अपने टीचिंग के दौरान कोई ऐसा पल अगर आपको स्मृति में आता हो कि हाँ ऐसा है कुछ जो मैं बता सकती हूँ, कभी कुछ आपने विषम परिस्थिति कोई फेस की हो, या कुछ ऐसा कि मुझे बड़ा अच्छा लगा उस बच्चे ने कुछ इस तरीके की बातें जो हैं अपने मेरे सम्मुख रखी, या कोई ऐसा क्रिएटिव विचार कोई आपको ऐसा याद आ सकता हो जो बता सकते हो? अभी यहाँ पे आपने देखा हो अटल आवासीय विद्यालय में, या आप जहाँ कार्य करके आए वहाँ आपने कुछ देखा हो ऐसा? नहीं, जब मैं 11th और 12th को मैं पढ़ाती थी दिल्ली में। जी। मुंगेशपुर एक जगह है जहाँ पे मेरी पोस्टिंग थी। जी। वहाँ पर एक लड़का था, अरविंद, आई स्टिल रिमेंबर दैट बॉय। जी। अरविंद करके। जी। तो मैं बच्चों को बोला करती थी जी। कि इंग्लिश में बोलो। जी। मुझे जो कुछ भी बताना है वो इंग्लिश में बताओ। जी। तो मैं उनको एक कविता पढ़ा रही थी। जी। एक कविता थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, अ रोड साइड स्टैंड। जी। और उसको पढ़ाया जब मैंने, वो मैं देख रही थी बच्चे सारे बहुत तन्मयता से सुन रहे थे जब मैं पढ़ा रही थी। जी। तो तीसरे दिन उस बच्चे ने उस पोयम का हिंदी अनुवाद, इतना खूबसूरत हिंदी अनुवाद अपनी भाषा में पोयम बना के दिया कि मुझे आज भी वो याद है, मुझे वो कभी नहीं भूलता है। मुझे लगा कि मेरी टीचिंग सार्थक हो गई जब उस बच्चे ने वो पोयम के रूप में वो हिंदी पोयम बना के मुझे उसकी दी। और स्वाभाविक ही है, जब हम किसी बच्चे को पढ़ाते हैं और हमें लगता है वो उसका लाभ उठाता है, बड़ा अच्छा अनुभव होता है। कहते हैं अध्यापक का कोई निजी स्वार्थ किसी बच्चे को पढ़ाने में नहीं होता। आज का बच्चा कल समाज में अच्छे पदों को प्राप्त करता है, तो अध्यापक कभी उसका श्रेय लेने की कोशिश नहीं करता। उससे जुड़े हुए लोग, मम्मी पापा और लोग सब लाभान्वित होते हैं। अध्यापक का मकसद ये होता है कि वो उसे शिक्षा दे और वह अच्छे पदों पे हो, और कहीं कोई बात आए तो वे याद करते हैं कि वे हमारे गुरुजन थे, उन्होंने हमें सेवा दी। तो आपने जो ये याद किया कि उन्होंने जब आपकी दी गई शिक्षा का कोई सार्थक लाभ उठा लिया, तो कहना ये कह सकते हैं कि आपका जो अध्यापन कार्य वह चरितार्थ हो गया, वो बिल्कुल सार्थक हो गया। नहीं, ऐसा भी नहीं है। कई बार तो
दुखदाई अनुभव भी होते हैं। हाँ, दुखदाई एक बार क्या नहीं, एक्चुअली वो गिल्ट है, जी अपराध बोध है। क्या है कि कभी कभी हम टीचर्स ना पता नहीं क्यों पूर्वानुमान से ग्रसित होते हैं। जी तो उस एक बच्चा मुझे याद है कि उस बच्चे को 2-3 दिन से मैं लगातार उसको टोक रही थी। जी फिर एक दिन मुझे चौथे दिन बहुत ज़ोर का गुस्सा आया, तो मैंने उसे बहुत ज़ोर से डांटा और कुछ मुझे लगा कि मैंने कुछ ज़्यादा उसे बोल दिया। जी हालांकि मैं उसको इतना बोलना नहीं चाह रही थी, पर वो लगातार 2-3 दिन से वो शैतानी करता था क्लास के अंदर और मैं उसे चुप रहने को बोलती थी। तो चौथे दिन जब मैंने उसे डांटा तो मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया। हालांकि उसके बाद एकदम मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, बच्चे को इतना नहीं बोलना चाहिए। मैंने उसे सॉरी भी बोला, लेकिन आज भी वो गिल्ट मेरे अंदर है। दैट बॉय, अभी तो वो बहुत अच्छा डॉक्टर बन गया है वो लड़का, लेकिन उसको मैंने आके दूसरे तीसरे दिन सॉरी भी बोला। मुझे लगा कि मैंने कुछ तो ज़्यादा बोल हम दिया। तो यहाँ यही कहना चाहेंगे, हम भी एक अध्यापक रहे हैं। अच्छा, हमने बच्चे दंडित भी किए हैं, काफ़ी बच्चे डांटे भी हैं, उन्हें जो है पनिश भी किया है। और एक अच्छे अध्यापक का यही गुण होता है कि आपने रियलाइज़ किया और आप अनुभव करके, अगर आप अपने अंतरात्मा से जो है सॉरी, जैसे हमारे लिए तो मतलब बहुत जटिल होती है ये चीज़, नहीं, तो मैंने ये बोला, चीज़ हाँ, कहीं ना हाँ, कहीं हाँ। आपको बहुत जीवंत सजीवता प्रदान करती है। भावों की जो अभिव्यक्ति आपके अंदर है, या मैं एक तरीके से ये कहूँ कि जो नारियों के अंदर पाई जाती है, हालांकि मैं आप विरोध कर सकते हैं, मैं मानता नहीं कि सभी के अंदर होती है, परंतु जो मैं देखता हूँ अध्यापक का सॉरी बोलना, कहीं ना कहीं आत्मविश्वास और बहुत सारी ईगो जो है अध्यापक के अंदर भी होती है। हाँ, तो हाँ। अब वो आड़े आती है, सोचता नहीं थोड़ा सा क्या इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन अगर आप ऐसे भाव रखते हैं तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको विरल बनाते हैं। आज हमारे साथ उमा कला मैडम उपस्थित थी और आपने इनकी बातें भी सुनी। अगर 2 लाइनों के साथ इनके जो हैं पूरे व्यक्तित्व का वर्णन करना हो तो मैं तो यही कहूँगा कि बहुत विनम्रता इनके व्यवहार में है, और छात्र या छात्राओं से जो बातचीत का इनका तरीका है, बहुत ही उसमें रस अलग ही झलकता है। और कहीं से भी कोई अक्खड़पन, कोई जो है डांटना या किसी तरह से कोई रोष वाली प्रवृत्ति इनके अंदर नहीं दिखाई देती। अलग अलग शख्सियतों की अलग अलग विशेषताएं होती हैं, इनकी ये विशेषता इन्हें वास्तव में विरल बनाती है। और मैं खुद, चूँकि मैं इनका साक्षात्कार भी ले रहा हूँ, और मेरा स्वयं का ये अनुभव है कि मैंने इन्हें कक्षा में पढ़ाते हुए देखा है, और मैंने खुद ये अनुभव किया कि हाँ, कुछ समय ठहरे और मैं इनकी कक्षा में जो है बैठ के छात्र के जीवन का लाभ उठाऊँ। तो नमस्ते मैडम, जो है आप हमारे बीच उपस्थित हुए और आपने अपने अनुभव शेयर किए, और मेरी तो यही सभी से अध्यापकों से अपील रहेगी कि ऐसे व्यक्तित्व से कुछ सीख के कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है मृदुलता भी अपने व्यवहार में जो है जरूर रखें। तब तक के लिए धन्यवाद नमस्ते। अभिषेक जी।